हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज की विशेष बात करें तो आज की संकल्पनाओं में खास करके राज्य स्पेशल परीक्षाओं के ऊपर आधारित करता हुआ यह सेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, इस सेशन के भागीदार बने, इस सेशन के हिस्सेदार बने। क्रम की शुरुआत यहीं से करते ही विशेषतः कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त है ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करते रहें। सबसे पहले बिंदु की अगर बात करें तो आप भी जानते हैं आपको एक विशेष कार्य करना है, और वह विशेष कार्य करना है एग्जामपुर जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर जो होते हैं वो आपको एक क्रम में मिल जाते हैं। चाहे वह विभिन्न प्रकार की नौकरियों के अलर्ट की बात की जाए मैसेज को लेकर के, या जो हमारे विभिन्न प्रकार के पेड कोर्सेज चलते हैं उसका क्या क्या एक आधार है, कैसे वह दिए जाते हैं, वह आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। जितने भी क्लासेज होती हैं उन क्लासेज के जो फ्री पीडीएफ होते हैं वो भी आपको इसी एप्लीकेशन के ही माध्यम से मिल जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो आपके सब्जेक्ट हैं, विषय वस्तु हैं, तो उस पर अनलिमिटेड क्वेश्चन ये भी आपको यहीं पर मिलता है फ्री में। जितने पुराने पेपर हुए हैं उनकी पीडीएफ आंसर कॉपी वो भी आपको यहीं पे मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वह ऑल इंडिया टेस्ट भी यहीं पर आपको उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक क्रम में केवल एक ही एप्लीकेशन पे उपलब्ध होती हैं, और वह है एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो अगर आप कोई भी सरकारी तंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, खास करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ आपकी ज़रूरत की और वह एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती है। तो इसे जरूर देखिएगा और खासा ध्यान रखिएगा। आप भी जानते हैं कि ये दिवाली दिल वालों की दिवाली, खासा ध्यान रखिएगा। इस दिवाली पर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सिलेक्शन का दिया जले, जाहिर सी बात है अब ये दिवाली तो बीत चुकी है, लेकिन आने वाली दिवाली में एक परिकल्पना हमारी होनी चाहिए कि हमारे पैसे से क्या होंगे, घी के दिए जलेंगे। उस कल्पना को साबित करने के लिए इस दिवाली सिलेक्शन को दीजिए अपने परिवार को एक खुशियों भरा उपहार, और उसके लिए एग्जामपुर की जितने भी कोर्सेज हैं दिवाली के संदर्भ में अगर इसकी बात की जाए तो उसके लिए अभी अपने आप को इनरोल करिए। इस एनरोलमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि आपके जितने भी कोर्सेज अभी चल रहे हैं उन सारे कोर्सेज पे आपको 75% का एक बड़ा डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो 75% के डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए इस दिवाली धमाका को आप ले सकते हैं। खासा ध्यान रखिएगा, ये ऑफर जो है वह केवल 27 अक्टूबर तक अवेलेबल है, और इसके लिए जो आप एक कोड इस्तेमाल करेंगे वह आपको याद होना चाहिए, दिवाली 75। बहुत कॉमन सा कोड है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो दिवाली 75 कोड अब जब आप लगाएंगे तो उसके बाद आपको किसी भी कोर्स में, एग्जामपुर का कोई भी कोर्स है तो उस पर आपको 75% का एक बड़ा डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के साथ कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस एक जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्या है, गंगा के बारे में पूछा जा रहा है, और गंगा को निर्धारित करते हुए यहां पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में तो बेसिकली प्रवेश करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है। नाम के रूप में देखें तो महाराजगंज में, ललितपुर में, बलिया में, या फिर आपके बिजनौर में। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपको पता होना चाहिए खासा गंगा के बारे में। जैसे अगर हम यहीं पर बात करें गंगा को लेकर के, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही आती है, क्या गंगा गंगा के नाम से निकलती है? नहीं। वैसे राज कपूर की एक मूवी हमें बार बार याद आती है कि जिस देश में गंगा रहती है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यह गंगा शुरू में गंगा ना होती है, बल्कि दो विशेष धाराओं का मिलन होता है। एक नाम है भागीरथी, जो कि गोमती नाम के लोकेशन से, खास करके जब हम बात करते हैं किसको आधारित करते हुए, गोमुख लेकर के, तो गोमुख को आधारित करते हुए ये निकलती है भागीरथी। और एक दूसरी धार होती है जो कि आपके निकलती है अलकनंदा के रूप में। और यही जब दोनों धाराएं क्या होती हैं, एक विशेष लोकेशन जिसको हम बोलते ही हैं देवप्रयाग। एक्चुअली हिमालय श्रृंखला में आपने पंचप्रयाग के बारे में सुना होगा, उसी पंचप्रयाग में यह देवप्रयाग काफी महत्वपूर्ण होता है। अब यहां पे जब ये नदी मिल जाती है तब इसका नाम क्या होता है, गंगा हो जाता है।
तो विशेषतः देवप्रयाग से इसको गंगा के रूप में जाना जाता है। अगर बीच की बात की जाए तो बीच में आप भी जानते हैं कुछ विशेष स्थल, जैसे ऋषिकेश की जब बात की तो ये इसी के बीच में पड़ता है। ऋषिकेश के बाद एक छोटा सा स्थल आपने अक्सर चर्चा में सुना होगा, हरिद्वार, हर की पैड़ी। विशेषतः यहाँ पे इस बिंदु को ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी यहाँ क्या करती है, आपके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ? मैदानी भाग की जब बात की तो हमारे यहाँ पे जो गंगा नदी है मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। आते आते क्रम इसका चलता जाता है, बढ़ती जाती है, और फिर हमारे यूपी का एक विशेष जिला है जिसका नाम है बिजनौर। यहाँ से ये आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर देती है। तो सी वाला आपका सही होगा। बिजनौर की जब बात की तो बिजनौर से इसका प्रवेश देखने को मिल जाता है। अब यही क्रम विस्तारित होता होता ये चला जाता है और यूपी का जो सबसे अंतिम जिला है जिसको हम विशेषतः बलिया के रूप में जानते हैं, यूपी का सबसे पूर्वी जिला, तो इस बलिया में क्या होती है, ये आपके यूपी के बाद आप कह सकते हो कि ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। क्या? बिहार की जब बात की तो बिहार में ये पूर्णतः प्रवेश कर जाती है। आज यूपी के क्रम की बात की जाए तो यूपी में इसका सबसे लंबा एक विस्तार होता है और यूपी की सबसे बड़ी नदी मानी जा सकती है। क्या? यूपी की सबसे बड़ी नदी मानी जा सकती है। 1450 किलोमीटर यूपी में इसका पूरा बहाव क्षेत्र होता है। बेसिकली गंगा की अगर बात करें तो गंगा के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस गंगा की जब बात की जाए तो ये जो गंगा है, इस गंगा नदी की ओवरऑल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर के रूप में आपको इसकी लंबाई देखने मिलती है। खासा ध्यान रखिएगा। नदियों के निकलने के क्रम में, चूंकि ये हिमालय श्रृंखला से निकलती है, तो ये हिमालय से निकलने वाली एक सदा नीरा नदी होती है। सदा नीरा मतलब हम भी कई बार चर्चा करते हैं, सदा नीरा मतलब जिस एक नदी में हमेशा जल हो, हमेशा बहाव हो, उसे हम सदा नीरा के रूप में जानते हैं। गंगा नदी हमारे यहाँ पे प्रदूषित भी मानी जाती है। कहाँ पे? तो आपने अक्सर सुना होगा कन्नौज से बनारस के बीच। कहाँ से? कन्नौज से बनारस की जब बात की तो कन्नौज से बनारस के बीच यह आपके सबसे ज्यादा प्रदूषित भी मानी जाती है। खासा ध्यान रखिएगा। इस गंगा नदी के किनारे कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे बनारस की जब बात की तो बनारस इसके बाएं पर ही स्थित है। इसके अलावा कानपुर की जब बात की तो कानपुर इसके दाएं पर पड़ता है। फिर यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने कन्नौज का नाम सुना होगा, तो कन्नौज इसके किनारे स्थित है। गाजीपुर की जब बात की तो गाजीपुर इसके किनारे ही आपको देखने को मिल जाता है। और छोटे से जिले के रूप में देखा जाए तो कासगंज भी आपका इसी के क्रम में होता है। कासगंज हमने बताया भी था। कछला घाट, क्या नाम है? कासगंज में एक प्रसिद्ध स्थल है कछला घाट की जब बात की, जिसको हम छोटी हर की पैड़ी के रूप में भी जानते हैं। सोरो प्रसिद्ध स्थल ये आपका यहीं पर पड़ता है। तो ये सारी संकल्पनाएं यहीं पर देख मिलती है। गंगा नदी का एक कारण से और नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेशनल वाटर हाईवे आप जानते हैं, जिसको हम एक के रूप में जानते हैं। नेशनल वाटर हाईवे जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये पूरी तरीके से देखा जाए तो आपने प्रयागराज का नाम सुना है, और इस प्रयागराज से लेकर के हल्दिया के बीच में पूर्णतः ये विस्तारित है। और ये देश का पहला जो कह सकते हो जल परिवहन के ऊपर आधारित करता हुआ वाटर हाईवेज की बात करें तो उसके रूप में इसका नाम देखने मिल जाता है। तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और चूंकि गंगा की बात करें कैसे भूल सकते हैं, आपके बनारस शहर को अलकनंदा क्रूज का नाम ध्यान रखिएगा। अलकनंदा क्रूज जो है वह हमारे प्रदेश की पहली क्रूज व्यवस्था है जो आपके बनारस में चलाई गई है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा मॉडल गंगा ग्राम को लेकर के। तो मॉडल गंगा ग्राम कहाँ स्थापित हो रहा है? तो देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम ये बनारस में स्थापित किया जा रहा है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने स्वच्छ गंगा शहर के बारे में सुना होगा। तो स्वच्छ गंगा शहर ये आपके बनारस में ही स्थापित है। और हमने कई बार बताया था इंटर स्टेट टर्मिनल, क्या? देश का पहला इंटर स्टेट टर्मिनल। और इस इंटर स्टेट टर्मिनल की जब बात की तो इसकी संकल्पना क्या है? एक ही स्टेशन जहां पे तीनों प्रकार के क्या होंगे? स्टेशन होंगे, टर्मिनल होंगे। अर्थात हेलीकॉप्टर भी वहां उतर जाए, अर्थात वहां पे रेलवे भी आपके बस भी खड़ी हो जाए, अर्थात वहां पे जल परिवहन से संबंधित जो आपकी गोदयार्ड होती है, बंदरगाह, वो भी आपको देखने मिले। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके तीनों प्रकार के जो परिवहन के साधन होते हैं वो आपके स्थापित किए जा सके। तो ये देश का पहला है। तो ये भी आपके बनारस में स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में टेलीग्राफ सेवा की जब बात की तो टेलीग्राफ सेवा का जो प्रारंभ हुआ मार्च 1854 में, ये किसके बीच में हुआ था? टेलीग्राफ एक्चुअली सूचना
की अगर बात करें, वैसे हम अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि तो ना देख पाते हैं, लेकिन सूचना को आधारित करते हुए हम अंग्रेजों की इस उपलब्धि को हमेशा बारंबार सराहते हैं, क्योंकि अंग्रेज ही आए तो हमारे यहाँ पे डाक व्यवस्था संचालित करी है। और डाक व्यवस्था इस कारण से हमें अच्छी लगती है ना, क्योंकि आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ पे जो एक तबका होता है उसके पास ये व्यवस्था नहीं थी। पुरानी संकल्पनाओं में कबूतर जा 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 वाला सीन तो आपको भी पता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सूचनाओं का एक आदान प्रदान होता था वह केवल एक विशेष वर्ग अर्थात राजा के पास राजदूत होता था। वही किसी दूसरे राज्य में जाता था, अपने घोड़े वगैरह से सेवा के अंतर्गत अपनी सूचना को पहुंचाता था। तो संचार क्रांति जो हमारे यहाँ पे डाकखाने से शुरू हुई, इसको हम अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी देन मानते हैं। उन्हीं के माध्यम से यह हमारे यहाँ पे चालू हुआ। और इसी क्रम में डाकखाने की जब बात की तो बिल्कुल नॉमिनल रेट पर, और आपने देखा भी होगा चाहे वह अमीर वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, सबके लिए एक समस्त रूप से उपलब्ध है। और डाकिया की जब बात की तो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति गांव का माना जाता है, क्योंकि देश विदेश की चाहे जितनी सूचनाएं होती थी वो उसी के पास आती थी। पैसा आना मायने ना रखता था। पुरानी संकल्पनाओं को जब आप सोचेंगे ना तो उस टाइम पे कि किस तरीके से कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूर देश में रह करके निवास करके अपने घर के जीवन यापन के लिए कुछ रोजगार के साधन ढूंढता है या पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर निकला है। आजकल तो आपकी मोबाइल की दुनिया हो गई है, आप तुरंत झट से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल लगा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसे ना होती थी। इवन चिट्ठी उट्ठी जब जाती थी तो 10-10 15-15 दिन लग जाते थे उसे जाने में भी। तो सूचना का जो एक आदान प्रदान था वो काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। अब ये जो चिट्ठी वगैरह जाती थी तो इसको जाने में काफ़ी वक्त लग जाता था। सीधी सी बात है, अब उड़ के तो जाएगा नहीं। पहले चिट्ठी को इकट्ठा किया जाता, फिर उसकी छटनी होती, कौन सा चिट्ठी कहाँ जाएगा, जैसे गोरखपुर जाएगा, दिल्ली जाएगा, बनारस जाएगा, कोलकाता जाएगा, तो फिर उसकी छटनी होती, फिर उसे पैक किया जाता, फिर छोटे स्टेशन से बड़े डाकघर में जाता, फिर वहाँ से वहाँ जाता, फिर रेलवे लाइन के माध्यम से उसको लाद करके उस गंतव्य तक पहुँचाया जाता, फिर वहाँ पे भी उसकी छटनी होती तो छोटे डिवीज़न वाले पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता, फिर उसके बाद आपके गाँव में जो आपके पोस्ट मास्टर होते हैं उनके लोकेशन में जाता, वह रिसीव करते और फिर उस डाकिये को दिया जाता, जो जाता फिर क्या करता, उस घर तक उस सूचना को पहुंचाता। तो काफ़ी लंबी श्रृंखला होती थी, तो इसमें जाहिर सी बात है टाइम तो लगना ही पड़ता। तो हमारे यहाँ पे एक नई व्यवस्था चालू की गई जिसको हम तार लाइन के रूप में जानते हैं, टेलीग्राफ सेवा के रूप में जानते हैं। अब इसमें होता क्या था, इसमें सूचना बड़ी तेजी से जाती थी, लेकिन वही है ये ग्राफ के माध्यम से क्या करता था, सूचनाओं को रेखांकित कर देता था। लेकिन अब कोई भी नई तकनीकी होती है तो खर्चा तो कराती है। तो चिट्ठी जहां हमारी सस्ती हुआ करती थी, ये टेलीग्राफ काफ़ी महंगा हुआ करता था। तो सामान्य लोग इसको वहन तो करते थे, क्योंकि डाकखाने के माध्यम से चालू हुआ था तो सबके लिए अवेलेबल था, लेकिन ये काफ़ी खर्चीला था। जैसे पुराने समय में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता था तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति का कोई आपातकाल में जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे ये लोग नाम बताते थे कि इस तरीके से ये घटना घटी, क्योंकि काफ़ी महंगा था, उसमें वर्ड के भी पैसे लगते थे। तो सीधी सी बात होती थी, अब फलानवा का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी घर आ जाओ, इतनी बात रखी जाती थी। तो ये भी एक सूचना का एक नया क्रांति माना जा सकता है, ताकि सूचनाओं को बड़ी तेजी से पहुंचाया जा सके। तार के माध्यम से कनेक्टिविटी थी, तो इसमें ये जो यात्रा के आवागमन में काफ़ी खर्च और समय लगता था वह पूरी तरीके से बच जाता था। तो ये जो टेलीग्राफ सेवा पहली बार चालू हुई थी, ये भी डाकखाने के माध्यम से अंग्रेजों के बीच चालू की गई। कहाँ से, आपके पहली बार आगरा और कोलकाता के बीच 1854 में। सीन आप भी जानते हैं, 1833 में क्या किया गया था, आगरा प्रांत को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया। कोलकाता चूंकि उनका हेड था और आगरा प्रांत ये नया 36 में आपका गठित किया गया था। तो आगरा और कोलकाता के बीच में पहली टेलीग्राफ सेवा वगैरह चालू किया गया था। खासा ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर जो हम बात करें डाक सेवा को लेकर के, तो संयोग से हमारी यूपी में ही डाक सेवा की भी शुरुआत की गई थी। कब, तो ये 1911 में चालू हुआ था। और 1911 की जब बात की तो ये हमारे प्रयागराज से नैनी के बीच चालू हुआ था। कहाँ, प्रयागराज से नैनी के बीच चालू किया गया था। और इसकी जब बात की तो ये हवाई माध्यम से आपकी जो आपकी चिट्ठी पत्ती होती है उसको भेजने की बात की जाती है। हालांकि आजकल तो ये काफ़ी कम हो गए हैं, कम क्या कह सकते हो, बिल्कुल नगण्य हो गए हैं। जब से आपके व्हाट्सएप वगैरह आई हैं, चिट्ठी पत्री वगैरह ना देख मिलता है।
डाक खाने में अगर जो एटीएम कार्ड और वो जो आपकी जीवन बीमा की पॉलिसी वगैरह ना आए तो हमें नहीं लगता कि वह लोगों के पास कोई ऐसी संकल्पना देख मिलती है। नहीं तो पहले तो वो मनी ऑर्डर आता था, पैसा आता था कि जैसे किसी के पिताजी बम्बई या दिल्ली कमाते थे तो 500,000 रुपये भेजते थे तो नीचे एड्रेस करते थे, यहाँ सुरेश के लिए एक नया कपड़ा खरीदने के लिए 20 रुपया, बड़की दीदी किताब खरीदेंगी तो उनका 30 रुपया अलग है, दादी जी के च्यवनप्राश के लिए घरेलू के घर पे जा करके 25 रुपये का च्यवनप्राश लेना, 26 में देंगे तो घरेलू के यहाँ ना लेना, सोहन के यहाँ लेना। मतलब बड़ी रोचक चीजें होती थी, क्या ही कहें, वो जीवंत संकल्पनाएं जिसमें एक व्यक्ति क्या करता था, बिल्कुल कम अक्षरों में अपनी पूरी भावनाओं को रखने की पूरी कोशिश करता था। फिलहाल यहाँ पे बात करें कि उत्तर प्रदेश में दिया जाने वाला बाबूराव बिष्णु पराड़कर पुरस्कार की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित है। खास करके बाबूराव बिष्णु पराड़कर की जब बात की तो इनका नाम देखने को मिल जाता है। ये चिकित्सा के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में, कहानी के संदर्भ में या फिर आपके पत्रकारिता को लेकर के। ठीक है, बाबूराव बिष्णुराव पराड़कर के नाम से एक पुरस्कार हमारे यहाँ पे दिया जाता है। तो ये किसके माध्यम से दिया जाता है? देखिए, पुरस्कारों को लेकर के तो आप भी जानते हैं विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे हिंदी भाषा संस्थान के द्वारा, संस्कृत भाषा संस्थान के द्वारा, खासा आपने मुलायम सिंह के बारे में भी सुना था, तो उनके द्वारा ही जो उत्तर प्रदेश का पहला पुरस्कार होता है जिसको हम यश भारती पुरस्कार कहते हैं वह चालू किया गया था। हालांकि अब तो उत्तर प्रदेश गौरव के रूप में जाना जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार, इवन विश्व भारती पुरस्कार, भाषा भारती पुरस्कार, ऐसे कई सारे पुरस्कार होते हैं, नंद बाबा पुरस्कार, तो वो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर अलग अलग वर्गों को चिन्हित करते हुए दिया जाता है। अब अगर बाबूराव बिष्णु पराड़कर की जब बात की तो इनका संबंध जो होता है वह एक जर्नलिस्ट के रूप में देख मिलता है, पत्रकार के रूप में देख मिलता है। तो इसी कारण से पत्रकारिता की जब बात की तो इस पत्रकारिता को आधारित करते हुए यह बिष्णु पुरस्कार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, क्या नाम है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा मुस्लिम लड़कियों के लिए देश में पहली बार एक पहला स्कूल स्थापित किया गया। यह कहाँ पे आपको देख मिलता है? आगरा में, मिर्जापुर में, लखनऊ में या फिर आपके अलीगढ़ में। अब सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे सर सैयद अहमद खान को लेकर के। सैयद अहमद खान की जब बात करें तो इसने मुस्लिम शिक्षा में, इनके द्वारा मुस्लिम शिक्षा में जो पश्चिमी सभ्यता की आधारित शिक्षा होती है, जैसे अंग्रेजी भाषा और विज्ञान भाषा, क्योंकि इनका ये मानना था कि हम अगर जो अंग्रेजों को हरा सकते हैं तो हम उनके गतिविधियों में आकर के इनको हरा सकते हैं। और इस क्रम में कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन का यह हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हमेशा क्या करते हैं, अंग्रेजी झाड़ते हैं और दूसरा विज्ञान के नए नए खोज हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी परंपरागत जो शिक्षण पद्धति है वो बेकार नहीं है, लेकिन इसको रोजगार के लहजे से देख करके हमें काम करना चाहिए और आज नित्य की ज़रूरतों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी क्रम में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जब बात की तो ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए, ये खासा ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लड़कियों के लिए देश का पहला विद्यालय खोला। और इसकी जब बात की तो ये भी संयोग से आपके अलीगढ़ में स्थापित हुई। तो यहाँ पे सैयद अहमद खान की जब बात की जिन्होंने अंग्रेजी और विज्ञान विद्या को आधारित करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU जिसकी स्थापना सन 1920 में की गई, इसको देखने मिलता है। तो उसी क्रम में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जब बात की जो कि मुस्लिम लड़कियों के लिए देश का पहला विद्यालय खोलते हैं और वह होता है अलीगढ़ में ही। अलीगढ़ आज आप भी जानते हैं किसके लिए फेमस है, तो आपके ताला नगरी के लिए काफी जाना जाता है। किसके रूप में? ताला नगरी की जब बात की जाए तो इसके रूप में जाना जाता है। और एक और नाम ध्यान रखिएगा, शेखा पक्षी बिहार का। ठीक है, तो शेखा पक्षी बिहार की जब बात की तो ये भी आपके इसे अलीगढ़ में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ताम्र पाषाण संस्कृति के थोड़े बहुत साक्ष्य मिलते हैं। ये साक्ष्य मूलतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? इतिहास के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि हमारी जो इतिहास की परंपरा है उस इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, प्राचीन के बाद मध्यकाल, मध्य के बाद आधुनिक काल। ठीक है, अब इस प्राचीन इतिहास को भी हम क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पाषाण काल और एक पाषाण के बाद होता है ताम्र काल। ताम्र मतलब क्या, एक तरीके से जहाँ पे कांसे और तांबे के औजार हमारे इस्तेमाल हुए, और एक होता है पाषाण जिसमें पत्थरों के औजार इस्तेमाल किए जाते थे। इस पाषाण काल की जब बात की तो इस पाषाण काल में 3 नाम ध्यान रखिएगा, खास करके जैसे हम पुरा पाषाण की बात करें, पुरा पाषाण मतलब जहाँ पे पत्थर के ऐसे ऐसे भारी भरकम औजार। फिर पुरा के बाद आपका होता है मध्य
पाषाण काल, मध्य में जहाँ पे थोड़ी सी इसमें धार देने की बात की गई, नुकीले बनाने की बात की गई, और फिर आपका नवपाषाण काल, जिसमें हम देखते हैं कि विशेष प्रकार के हत्थे वगैरह लगा के नुकीले हथियार, धारदार हथियार वगैरह देखे मिल जाते हैं। तो प्राचीन काल में ये तीनों काल आपको देख मिलता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो ये तो पत्थरों को आधारित करते हो गया, लेकिन इन्हीं दोनों का एक जो मिश्रित स्वरूप होता है, जहाँ पे तांबे के हथियार होते थे और पत्थरों के इसके सपोर्टिव मटेरियल हुआ करते थे, अर्थात ताम्र सभ्यता को आधारित करते हुए ताम्र पाषाण संस्कृति की साक्ष्य देख मिलते हैं। आज यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में इसके साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह कहां से प्राप्त होते हैं? तो सहारनपुर में अक्सर आपने सुना होगा, जैसे हम मांडी वगैरह की बात करें, और इसके अलावा देखा जाए तो यही मेरठ का ही एक लोकेशन, जैसा कि आप भी जानते हैं, आलमगीरपुर, जो हालांकि है तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, लेकिन फिर भी ये काफी चर्चा में रहता है। तो इन दोनों लोकेशन की जब बात करें ए और बी, तो ये काफी चर्चा में रहते हैं। अच्छा, क्योंकि चर्चा की बात की तो आपको याद होना चाहिए बागपत, क्योंकि बागपत से क्या हुआ था, अभी एक बड़ा वृदांत टाइप का कह सकते हो एक रथ प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा मैनपुरी की जब बात की तो मैनपुरी से क्या प्राप्त हुआ था, तो मैनपुरी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे महाभारत कालीन हथियार प्राप्त हुए थे। क्या महाभारत कालीन हथियार की जब बात की तो हथियार वगैरह आपके प्राप्त हुए थे। ऐसे बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे अभी हमने पीछे ही चर्चा किया था, एक सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ था हरमीरपुर के अंतर्गत। तो ऐसी चीजों की संकल्पना आपको देखने मिल जाती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अगर इसकी बात की जाए तो इसके पहली बार सम्मेलन की जब बात की जाती है तो ये पेरियार की अध्यक्षता में किया गया। कब? दिसंबर 1925 में। हमारे यहाँ पे दिसंबर 1925 में पेरियार की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो संबंधित था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। आज के क्रम में देखा जाए तो यह कहाँ पे आयोजित हुआ? लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में या प्रयागराज में? यह 1925 का काल है। एक्चुअली उस टाइम की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे आप भी जानते हैं, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करती थी और फिर आपकी मुस्लिम लीग हुआ करती थी। तो ये अंग्रेजों के साथ साथ चलने वाले थे। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारी पार्टियां वगैरह बनी थी, जैसे नौजवान सभा की बात की जाए, स्वराज पार्टी की बात की जाए, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे पार्टियां बनी थी। लेकिन एक विपक्षी पार्टी का जो एक क्रम देख मिलता है वह इस रूप में देख मिलता है, जो कि दक्षिण पंथी विचारधारा से संबंधित थी, समाजवादियों की संकल्पना हुआ करती थी। और इस कारण से इसका नाम एक कारण से और जुड़ता है, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ये रूस के प्रभाव में ज़्यादा काम करती है। तो रूस का जो एक दृश्य है वह समाजवादी के ऊपर आधारित है, और समाजवादी धारा को प्रभावित करता हुआ ये आज हमारी यूपी में जब चालू किया गया, तो इस क्रम में एक घटना भी आपने सुना होगा जिसको हम कानपुर षड्यंत्र के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? कानपुर षड्यंत्र की जब बात की तो ये इसी से जुड़ता उठता मिसरा होता है। इसमें आपने वो बंगाल के कुछ विशेष नाम सुने होंगे, खास करके नलिनी सेन वगैरह की, तो उनको इसी के अंतर्गत आपका कह सकते हो सजा वगैरह प्राप्त हुआ था। फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी की जब बात करते हैं तो उसकी पहली अध्यक्षता पेरियार ने की, और इसका सम्मेलन दिसंबर 1925 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो आज का जो हमारा कानपुर है, इस कानपुर में इसका आयोजन किया गया था। अब चूंकि ये कानपुर नाम आया तो इस कारण से यहाँ पे एक बिंदु और बता दे, इसी कानपुर में ही 1925 में एक सम्मेलन और आयोजित हुआ था, और वह हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इतिहास में काफी महत्वपूर्ण होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बार कोई भारतीय महिला ने क्या किया, आपकी अध्यक्षता की। और भारतीय महिला के रूप में अगर देखा जाए तो उनका नाम जो होता है वह नाम होता है सरोजिनी नायडू करके। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू की जब बात की जाए तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में आईएनसी की अध्यक्षता करी। एक नाम और ध्यान रखिएगा, 1924, जो कि अभी हमने चर्चा किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। तो HRA का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह भी संयोग से आपके इसी कानपुर में हुआ था। ठीक है, तो कानपुर की जब बात की तो कानपुर में इसका सम्मेलन हुआ, इसकी स्थापना करी गई। लेकिन इसके मुख्यालय की जब बात करते हैं तो मुख्यालय को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो इसका मुख्यालय है वो आपके आगरा में पड़ता है। तो दोनों पहलू को ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हालांकि बाद में इसको नाम दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि आपके दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान होता है, वहाँ पे इसको नवनिर्मित किया गया 1929 में।
लेकिन 1924 में इसकी स्थापना और सम्मेलन पहली बार कानपुर में, प्रमुख रूप से मुख्यालय इसका आगरा में आपको देख मिलता है। वो जो भगत सिंह वगैरह की पार्टी थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल वगैरह जो गर्म दल से संबंधित आपके व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से बाबा रामचंद्र की जब बात की, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1920 को हमारे यहाँ पे किस एक स्थान पे एक सभा होता है जिसको हम नाम देते हैं अवध किसान सभा, तो उस सभा का गठन किया था। एक्चुअली हमारे यहाँ पे भी जो ना, आप जानते हैं कि जो क्रांति की शुरुआत हुई है वह अलग अलग आधारों को लेकर के हुई है। जैसे सबसे पहली अगर जो क्रांति के शुरुआत की बात की जाए तो उसका जो आधार देख मिलता है वह सिपाही विद्रोह के रूप में देख मिलता है। 1857 की जो क्रांति थी उसमें जमींदार नहीं भाग लिए थे, उसमें किसानों ने भाग नहीं लिया था, महिलाओं ने भाग नहीं लिया था, उसमें केवल अगर जो भाग लिया था तो एक वर्ग ने भाग लिया था, वो भी मंगल पांडे वाला वर्ग। अर्थात आप भी जानते हैं कि बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने क्या किया, वो चर्बी लगे कारतूस के कारण अपना एक विद्रोह जताया, जहां पे अपने सार्जेंट की हत्या कर दी, और उसी का एक आधार लेते हुए हमारे यहाँ पे सैनिकों ने क्या किया, अंग्रेजों का विद्रोह किया। तभी तो कई बार इसका नाम देख मिलता है 1857 की क्रांति, उसको हम अंग्रेजी विद्रोह के संदर्भ में सिपाही विद्रोह भी कह देते हैं। क्रम से अलग अलग नाम जोड़ते हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह आपने पूरी तरीके से सुना होगा, बंगाल में कैसे फैला था। ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने मिल जाते हैं। तो उसी क्रम में हमारी यूपी का जो एक अवध किसान सभा है, जहां पे अब ये बात की गई कि भाई अंग्रेजों का विद्रोह केवल एक वर्ग तो करेगा नहीं, हमें सभी लोगों को सम्मिलित होना पड़ेगा, और सभी लोगों में सबसे प्रमुख होंगे किसान, क्योंकि किसान हमेशा डर जाता था। तो इस किसान को भी एक मंच देने की बात की गई, उसकी आवाज उठाने की बात की गई, और इसमें दो नाम आपने सुने होंगे, एक अखिल भारतीय किसान सभा। क्या अखिल भारतीय किसान सभा की जब बात करें तो ये भी हमारे यहाँ पे स्थापित किया गया, और अखिल भारतीय कृषक संघ की जब बात की तो इसमें आपने सुना होगा किसका नाम, खास करके जैसे मदन मोहन मालवीय की बात की जाए, किसके, मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो इनका नाम जुड़ता है, जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो इनका नाम जुड़ जाता है। तो इस तरीके से कई सारे नाम जुड़ते हैं। लेकिन बाबा रामचंद्र की जब बात की तो इन्होंने अवध किसान सभा नाम से एक विशेष संदर्भ को गठित किया, और इस अवध किसान सभा की जब बात की तो ये हमारे यूपी में जो स्थापित किया गया था वह कहाँ पे, तो ये आपके प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की जब बात की तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके प्रदेश में ही देख मिलता है। और अखिल भारतीय किसान सभा का एक सम्मेलन जो हुआ था वह संयोग से कहाँ पे हुआ था, तो ये आपके लखनऊ में हुआ था। कहाँ, सम्मेलन की जब बात की तो सम्मेलन आपके लखनऊ में हुआ था। एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा खास करके मदारी पासी का, और मदारी पासी की जब बात करते हैं तो मदारी पासी के नाम पे हम कई बार चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पे एक आंदोलन चला था जिसका नाम था एका आंदोलन। ठीक है, जो आज आप सीतापुर वगैरह का लोकेशन देखते हैं तो वहां पे एका आंदोलन चला था मदारी पासी के नेतृत्व में। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया। अभी इसके बारे में एक सूक्ष्म चर्चा हमने आपसे किया ही था, और क्रम की जब बात की तो वही कह रहा है कि जो हमारे यहाँ पे खास करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके क्रम की जब बात की तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो गर्म दल से संबंधित व्यक्ति थे, इन लोगों ने क्या किया था, इस पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि पार्टी की स्थापना सन 1924 में किया गया था, और 1924 में जो इसका नाम था वह था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन करके। प्रमुख रूप से कहाँ पे, तो आपके कानपुर में इसकी स्थापना की गई, लेकिन मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो ये मुख्यालय बनाया गया था आपके आगरा में। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में ही क्या किया गया, जो फिरोज शाह कोटला होता है, उस क्रम में इसका नाम 1929 में परिवर्तित करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो मुख्यालय की जब बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पे स्थापित है, तो ये मुख्यालय आपके आगरा में पड़ता है। एक हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण घटना आपने सुनी होगी 9 अगस्त 1925 की, और 9 अगस्त सन 1925 की जब बात करें तो ये घटना कौन से संबंधित है, तो ये है काकोरी ट्रेन कार्रवाई। क्या है, काकोरी ट्रेन कार्रवाई की जब बात की तो काकोरी ट्रेन कार्रवाई की जो बात होती है वह हमारे यहाँ पे खास करके इसी गर्म दल के लोगों के भी माध्यम से सुनने को मिलता है। असेंबली बम कांड के रूप में आपने सुना होगा, जहाँ पे हम बात करते हैं भगत सिंह और हरदयाल की, जिन्होंने असेंबली में बम वगैरह फोड़ा था, तो वो भी आपके गदर पार्टी से संबंधित थे, क्योंकि इनका मानना ही था कि ये जो अंग्रेजों की सरकार है बहरी सरकार है, सुनती नहीं है, तो इसे सुनाने के लिए थोड़े मोड़े पटाखे फोड़ने पड़ेंगे।
तो आपने देखा भी था कि असेंबली में बम फोड़ करके ये लोग भगे नहीं थे, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद इसे नारे के साथ वहीं पर डटे रहे थे। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में कौन सा मंडल नहीं है। क्या है, इनमें से कौन सा ऐसा मंडल है जो यूपी में आपको नहीं देख मिलता है। प्रशासनिक व्यवस्था की जब बात करें तो हम मंडल को खास करके संभाग के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे ही हम मंडल बोलते हैं और मंडल को ही हम संभाग के रूप में जानते हैं। इसके प्रमुख अधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो आपने कमिश्नरी का नाम सुना होगा, और कमिश्नरी की जब बात की जाती है तो इसका क्रम आपको देखने को मिल जाता है। आज राज्य ने अपने प्रदेश को 18 कमिश्नरी में बांट रखा है, 18 मंडल में बांट रखा है, और संयोग से जो आज आपका 18वां मंडल है उसका जो नाम होता है वह क्या है, वह आपका नवीनतम है अलीगढ़ के रूप में। कब बनाया गया, तो ये 2008 में प्रमुखता से बनाया गया था। आज के क्रम में अगर देखा जाए तो इन मंडलों में काफी महत्वपूर्ण जो मंडल है ये गोंडा मंडल है। क्यों, क्योंकि गोंडा मंडल कोई मंडल नहीं, ये मुख्यालय का नाम है, और इसके क्रम में आपने सुना होगा देवी पाटन मंडल। तो मंडल का जो नाम है वो मंडल का नाम है देवी पाटन मंडल, उसका मुख्यालय आपके गोंडा में है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक मंडल और ध्यान रखिएगा, ये भी काफी आपको कंफ्यूज करता है, चित्रकूट मंडल। अब चित्रकूट मंडल की जब बात की तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है वो आपके बांदा में पड़ता है, ना कि चित्रकूट में। तो बाकी जितने मुख्यालय हैं वो तो लगभग उसी में पड़ते हैं, लेकिन ये दो मुख्यालय अलग होते हैं। देवी पाटन मंडल गोंडा में आपका मुख्यालय है, और चित्रकूट मंडल जिसका मुख्यालय आपके बांदा में पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नहीं है। क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जब बात करें तो उसमें शामिल उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा नहीं है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, सीतापुर, कौन सा जिला ऐसा है जो आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है। आज के क्रम में देखा जाए तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर या फिर आपका सीतापुर। अच्छा, इसको लेकर के हम आपको एक सूत्र बता दें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा आपको भी चीजें रिकॉल करने में। हमने भी देखा था तो एक बार आपसे सोचा थोड़ा सा क्या किया जाए, आपके इसके बारे में पूरी एक चर्चा करी जाए। क्योंकि आज बेसिकली आप भी जानते हैं कि यूपी में क्या है, कुल 8 जिले ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं, एनसीआर में शामिल हैं। अब उस एनसीआर की जब बात की जाए तो उसको लेकर के हम एक संकल्पना यहाँ पे रखते हैं कि घोटाला, अक्सर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो उसी को आधारित करते हुए एक है संदर्भ की एनसीआर में जो शामिल जिले हैं उसको हम कैसे याद रखें, तो एक संदर्भ रखिएगा घोटाला को लेकर के, तो घोटाला से आपको लिंक क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति हैं बबुहा नाम के, क्या नाम है, एक व्यक्ति हैं बबुहा नाम के, और उनका नाम है, खास करके उनका लोकेशन है मेमुसा। आप जानते भी हैं, जैसे बहुत सारे नाम अक्सर आपने सुने होंगे, तो इसको लिंक करने की कोशिश करेगा कि एक व्यक्ति हैं बबुहा, तो कह रहा कि मेमुसा के बबुहा ने गाजी का गबन किया। कोई एक व्यक्ति है गाजी के रूप में, पैसे का नहीं, व्यक्ति का होता ना कि उठा लेते हैं वो वाला सीन, तो वही कह रहा है कि मेमुसा के बबुहा ने गाजी का गबन किया। ये हमारी एक लाइन है, इसके आधार पे ही आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से जिले आज यूपी के एनसीआर में शामिल हैं। तो ये मेमुसा के बबुहा ने गाजी का गबन किया, अगर इसको याद रख पाए तो आप एक एक नाम देख सकते हैं कि मेमुसा में पहला नाम है माँ और इसके आधार पे मेरठ, दूसरा नाम है मऊ अर्थात मुजफ्फरनगर, तीसरा है स अर्थात शामली। ठीक है, तो मेमुसा के 3 नाम 3 जिलों को लेकर के, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर। फिर बबुहा में पहला अक्षर बा जिसके आधार पे बागपत, दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा अक्षर है बुलंदशहर को लेकर के बू के रूप में, ह की जब बात की तो ह से आपका हापुड़, ये तीसरा शहर हो जाता है। फिर गाजी के रूप में गाजियाबाद का नाम, बिल्कुल सामान्य सी बात है। गबन के रूप में अगर देखा जाए तो ग ब न, और अक्सर आपने देखा होगा गौतम बुद्ध को नगर को क्या लिखते हैं, ग ब न, गौतम बुद्ध नगर ऐसे ही लिखा जाता है ना शॉर्ट फॉर्म में, तो गबन इसका क्रम हो जाएगा। तो ये 8 जिले आपको प्रमुख रूप से देख मिलते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि मेमुसा के बबुहा ने गाजी का गबन किया, मेरठ, शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और फिर आपका बुलंदशहर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तो है, लेकिन ये सीतापुर नहीं है, क्योंकि सीतापुर तो लखनऊ के कहीं का पड़ोसी है। राज्य में कौन सी चीनी मिल गन्ने के रस में सीधे इथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल होगी। अर्थात आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा गन्ने की खोई से, किससे, गन्ने की खोई से क्या होता है, इथेनॉल बनाया जाता है।
इवन अगर आज हम बात करें तो हमारे यहाँ पे अनाज से भी एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल उत्पादन की जब बात की तो खासा ध्यान रखिएगा, आज यूपी लगभग पूरे संदर्भ को आधारित करते हुए 90% या आप यूं कह सकते हैं कि 3/4 एथेनॉल का उत्पादन आज उत्तर प्रदेश ही भारी भरकम मात्रा में करता है। लेकिन अभी क्या किया गया है, एक आपने सुना होगा एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री स्थापित की गई है जो गन्ने से ही क्या करेगी, एथेनॉल बनाएगी। तो ये गोंडा के चीनी मिल में ऐसी व्यवस्था है। हालांकि गोरखपुर चीनी मिल की जब बात की तो गोरखपुर क्या करेगी, गोरखपुर खोई और अनाज से आपके एथेनॉल को निर्मित करेगी। ठीक है, तो गोरखपुर खोई और अनाज से एथेनॉल बनाएगी। जबकि गोंडा की जब बात की तो ये उत्तर भारत की एक ऐसी मिल है जो कि चीनी को ही डायरेक्ट क्या करेगी, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगी। एथेनॉल हमारे लिए भविष्य की जरूरतों को आधारित करते हुए जो पेट्रोल वगैरह से संबंधित वाहन होते हैं, चूंकि इसको पेट्रोल में मिक्स किया जाता है तो इससे पेट्रोल की जो लागत होती है वह कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण पठार से निकलने वाली आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सी नदी देखने मिलती है? किससे? दक्षिण पठार से निकलने वाली एक प्रमुख नदी जो उत्तर प्रदेश के रूप में देख मिलती है। नदियों को तो आप भी जानते हैं बखूबी, हमारे यूपी में जो नदियां निकलती हैं वो 3 भागों से निकलती हैं। कैसे कैसे? तो एक होती है हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां वही बर्फ वगैरह के पिघलने के साथ निकलती हैं। दूसरी नदियां होती हैं आपके मैदानी भाग से निकलती हैं, जो किसी बड़े बड़े कुंड या ताल वगैरह से निकलती हैं। और तीसरी जो होती है वो पठार जो लोकेशन है दक्षिण का, वहां से निकलती हैं। और इनकी जब बात की जाए तो ये जो बड़े बड़े आपके गड्ढे वगैरह होते हैं, गर्त वगैरह, कुंड वगैरह, तो उससे निकलती हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा, तो राप्ती तो आप खूबी जानते हैं, राप्ती जो है वो हिमालय से निकलती है। हिमालय के संदर्भ में आपने एक लोकेशन सुना होगा, नेपाल में श्रृंखला पड़ती है रुकुमकोट हिमालय, तो वहां से ये निकलती है। बाकी अगर जो हम अपने यहाँ पे बात करें तो चंबल, जिसको हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, चरमावती नदी बोलते हैं। और आपने सुना भी होगा ये चंबल जो है वो खासा किसके लिए फेमस है, तो ये चंबल जो फेमस है वो हमारे बीहड़ के लिए काफी फेमस है। बेतवा या जिसको हम बेत्रवती नदी के रूप में भी जानते हैं, आजकल काफी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो इसी के ऊपर आधारित है। तो खासा ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों नदियां हैं ए और बी अर्थात चंबल और बेतवा, इन दोनों की जब बात की तो ये दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां हैं। उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है? क्या है? कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। गोरखपुर में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या फिर आपके नोएडा में। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली आपने सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की राज्य पुलिस होती है जो राज्य की व्यवस्था को संभालती है। फिर केंद्र सरकार की पुलिस व्यवस्था है, जैसे CISF वगैरह आपने देखा होगा, जो विभिन्न प्रकार के विशेष आयोजनों को देखती है। लेकिन एक विशेष टुकड़ी और बनाई जाती है स्पेशल आधारित, जैसे आपने नाम सुना होगा NSG जिसे बोलते हैं, ब्लैक कैट। NSG काफी चर्चा में रहती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसे बोला जाता है। तो उसी आधार पे हमारे यहाँ पे खास करके आपके स्टेट को आधारित करते हुए स्टेट के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो कि राज्य स्तर की जो पुलिस व्यवस्था होती है उसमें जो आरक्षी होते हैं उनका चयन करके इसको स्थापित किया जाएगा। अब इसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर, चूंकि स्पेशल ट्रेनिंग होती है तो उसके लिए पूरा एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। तो पहला जो स्थापित किया गया है वह खासा ध्यान रखिएगा, यह हमारे यूपी में, वैसे आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, देवबंद का नाम, तो देवबंद में आपने सुना होगा, देवबंद में क्या किया गया था, ATS की पहली कमांड स्थापित की गई थी। किसके? ATS की जब बात की तो ATS का जो पहला कमांड ट्रेनिंग सेंटर था वो आपके देवबंद में स्थापित किया गया। लेकिन जब हम कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की बात करें किसको लेकर के, विशेष आधारित, तो ये कहां स्थापित होगा, तो ये लखनऊ में आधारित होगा। ठीक है, तो एंटी टेरर सिक्योरिटी गार्ड की जब बात करते हैं तो उसको लेकर के हमारे यहाँ पे देवबंद में संस्थान और लखनऊ में कमांडो को आधारित करते हुए एक ट्रेनिंग सेंटर आपका स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से नवीनतम खोजों को आधारित करते हुए आज हम भारतीय उपमहाद्वीप की जब बात करें तो सबसे प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य वाला एक जिला है संयोग से वह उत्तर प्रदेश के लहुरा देव में पड़ता है। लेकिन यह लहुरा देव हमारे यूपी में कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, संत कबीर नगर में, लखनऊ में या फिर आपके मेरठ में। किसकी हम बात करें? लहुरा देव। आज के क्रम की जब बात की तो ये लहुरा देव कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, आज के क्रम के रूप में देखा जाए तो ये लहुरा देव संयोग से कहाँ पे स्थित है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि आप भी जानते हैं इतिहास के साक्ष्य हमेशा ढूंढे जाते हैं, तो उन्हीं साक्ष्यों के अंतर्गत बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं।
तो हमारे यहाँ पे लहुरा देव की जब बात करें तो संयोग से यहाँ पे क्या है, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और चावल के जो सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हैं। ये कहाँ पड़ता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। संत कबीर नगर वाले जानते होंगे, एक लोकेशन है मुंडेरवा नाम का, तो इसे मुंडेरवा के पीछे ही जस्ट ये आपका पड़ता है। मुंडेरवा से कुछ किलोमीटर की दूरी। संत कबीर नगर का साहब भी जानते हैं, कबीर के नाते काफी फेमस है, क्योंकि कबीर निर्वाण स्थली की जब बात करें तो कबीर निर्वाण स्थली आपके इसी संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। हमने कई बार चर्चा किया है कि पीतल उद्योग की जब बात करें तो पीतल उद्योग ये आपको यहीं पर देखने मिलता है। और इसके अलावा देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी संत कबीर नगर में ही अभी आपने सुना होगा बखिरा पक्षी विहार। क्या नाम? बखिरा पक्षी विहार। तो ये बखिरा पक्षी विहार भी आपका यहीं पर स्थित है, संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है चौरी चौरा। यहाँ पर भीड़ ने क्या किया? पुलिस स्टेशन को घेर करके जला दिया। आज इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो कौन सी घटना का संदर्भ इससे जुड़ता है, इसके संबंध में इसकी परिकल्पना देखने मिलती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो ये आप भी जानते हैं, ये सबसे बाद की परियोजनाओं में देख मिलती है, सबसे बड़े आंदोलन के रूप में। 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक्सीज की शुरुआत होती है। चंपारण आंदोलन ये तो आप भी जानते हैं, किसानों का जो नील विद्रोह होता है, जहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की बात की जाती है, तो उन्होंने गांधी जी के आह्वान पे खास करके बिहार में इसको चालू किया। असहयोग आंदोलन काफी महत्वपूर्ण था। अगर इसकी बात की जाती है तो ये 1919-20 में महात्मा गांधी के आह्वान पे चालू किया गया था। एक्चुअली स्वदेशी आंदोलन का एक दूसरा पार्ट था। स्वदेशी आंदोलन में क्या था? स्वदेशी अपनाना था। असहयोग की संकल्पना ये थी कि हमें स्वदेशी तो रखना ही रखना है, लेकिन अब हमें एक काम और करना है, अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं करनी। कैसे? एक चीज बताएं,